हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं हमारी रोटेशनल मोशन की, जो कि हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन हम कर रहे हैं, वही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सभी लोग यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाए, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओप्सो की जो पीछे वाले न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे किए थे, अप्रोक्सीमेट 42 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम कर चुके हैं और इसकी थ्योरी की क्लास हम कर चुके हैं। तो वो आप लोगों ने अच्छे से उनको मतलब सोल्व करके देख लिया होगा, तो ही ये क्लास करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने पीछे वाला काम कंप्लीट नहीं किया है तो ये क्लास आपके लिए थोड़ी सी मतलब मुश्किल रहेगी, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं पहले बता चुकी हूँ वो यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बार बार मैं उनको रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 43 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 44 हमारे पास आज क्वेश्चन है। देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of the particle at the position. तो यहाँ पे क्या है, क्या कहा गया है, एक हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1 एंड सेकेंड वन इज ऑफ मास m। ये कह रहा है कि मैंने इस m1 मास को क्या किया, शिफ्ट कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास इसका लाई कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सा मास यहाँ पे हैवी है, कौन सा मास पे स्मॉलर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसकी तरफ इसको डी डिस्टेंस क्या किया, शिफ्ट किया। डी डिस्टेंस मैंने क्या किया, इसको इसकी तरफ शिफ्ट किया। तो ये कह रहा है कि ये इससे कितना दूर शिफ्ट होगा, बताओ। ये दूसरा मास कितना शिफ्ट होगा, उससे दूर जाएगा कि पास आएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि मैंने इस पार्टिकल को कहाँ किया है, टुआस पुश किया है, तो अब वो दूसरे वाला अवे जाएगा। तो हमें बताना है कि वो पार्टिकल अवे जाएगा, कितना अवे जाएगा, ठीक है ना। वो डिस्टेंस बेसिकली हमें यहाँ पे बताना। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि डी डैश है, क्या है, डी डैश है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था सेम स्टेटमेंट के साथ, बस उसमें क्या था कि हमारे पास डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज था, या फिर आई थिंक वहाँ पे जो है मासेस इक्वल थे, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पे वेरिएशन था, अदरवाइज सेम कंसेप्ट सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन था। बस देखिए दोबारा से करते हैं इसको एक बार। तो इनिशियल हम पोजीशन में मान लेते हैं, इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली कंडीशन जो है वो क्या है जी, सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पे लाई कर रहा है, x1 और x2 पोजीशन। कहाँ पे लाई कर रहा है, x1 एंड x2 पोजीशन पे। फाइनली अगर हम बात करते हैं तो फाइनली कहाँ पे कर रहा है, फाइनली जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, या फिर हम कहीं मासेस शिफ्ट हो गए, ठीक है। वो ये वाला जो मास था वो कहाँ पे चला गया, डी डिस्टेंस इसके पास चला गया, यानी कि पहले वो x1 पे था, पोजीशन कहाँ थी, x1 पे थी, और अब वो x1 से क्या हो गया, माइनस हो गया कुछ ना कुछ, डी डिस्टेंस पास आ गया इसके, ठीक है जी। दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पहले ही ये x2 डिस्टेंस पे था, अब ये क्या करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और डी डैश हम मान लेते हैं इंक्रीज कर गया। पहले x2 पोजीशन थी, अब पोजीशन क्या हो गई है, x2 प्लस डी डैश, x2 प्लस डी डैश। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। सेंटर ऑफ मास अगर चेंज नहीं करेगा तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज m1r1 प्लस m2r divided by m1 plus m2. This is the formula we will use to find out the center of mass. ओके, सेंटर ऑफ मास हम इनिशियल स्टेट के लिए निकालेंगे एंड देन फिर फाइनल स्टेट के लिए निकालेंगे। एंड हमारे पास बोला गया है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज नहीं किया तो हम दोनों मासेस, दोनों जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है उनको क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी डैश, ठीक है जी। तो इनिशियली मेरे पास जो कंडीशन बनेगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास
जो मेरा इनिशियल होगा वही मेरे पास सेंटर ऑफ मास फाइनल पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, तो इनिशियली क्या बनेगा मेरे पास, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि हमने ये पोजीशन किसके लिए बताई है, इनिशियल कंडीशन, और इनिशियली हमारे मासेस कहाँ पे पुट है, दैट इज x1 x2 पोजीशन। ठीक है, x1 x2 पोजीशन के ऊपर है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट फिर हम करते हैं किसके लिए, जब हमारी पोजीशन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। मास m1 जो है वो कहाँ चला गया, x1 माइनस डी पे चला गया, एंड जो मास m2 था दैट इज ऑन द पोजीशन ऑफ x2 प्लस डी। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय m1। यहाँ तक क्लियर है सभी? ओके, अब यहाँ से क्या करना है अपने को, कल मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से m1 प्लस m2 से m1 दैट इज कैंसिल आउट। यहाँ से बचा m1 x1 प्लस m2 x2 विच इज इक्वल टू m1, क्या मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बिल्कुल x1 माइनस यहाँ से हो जाएगा m1 d, एंड प्लस यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास m2 x2 प्लस m2 d। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, m1 को एक साइड करते हैं, m2 को एक साइड करते हैं, तो m1 x1 तो इधर ही रखो, m1 वाली टर्म है इस तरफ लेके आएंगे, m1 x1 माइनस का, m1 वाली टर्म है इस तरफ लेके आएंगे, दैट इज प्लस का m1, एंड विच इज इक्वल टू m2 x2 प्लस m2 d, एंड ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का m2 x। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से क्या हुआ, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, तो यहाँ से बचाएगा अपने पास m1 d दैट इज इक्वल टू m2 d डैश, क्या था अपने पास, d डैश था ना, ये वाली जो, ठीक है d। ओके, तो यहाँ से हमें d डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फिर दूसरा मास कितना शिफ्ट हुआ वही तो हमें बताना था ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे m1 डिवाइडेड बाई m2 एंड इनटू d, दैट इज दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू d इज इक्वल टू d डैश। ठीक है ना, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज m1 बाई m2 इंटू d। आया समझ में? ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपली यहाँ पे क्या किया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो हमारे पास कंडीशन बन रही थी, दोनों में हमने लगाया, उन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, वैल्यू जो है आ गई। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जिन लोगों ने पीछे वाली क्लास को अटेम्प्ट किया होगा उन लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान होगा कि हमने इसी तरीके से वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट को अप्लाई किया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड मास ऑफ टू पार्टिकल हैविंग masses m1 and 2m। हमारे पास क्या है, दो मासेस हैं, एंड वन इज m एंड सेकेंड वन इज m2m। ये कह रहा है इनका रिड्यूस्ड मास निकालो। रिड्यूस्ड मास का क्या मतलब होता है, यानी कि पूरे सिस्टम का अगर मैं मास यहाँ पे निकालूं, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, ठीक है, ये होता है मेरे पास क्या, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो रिड्यूस्ड मास का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग यहाँ से ध्यान रखते हो, या फिर जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हम ये रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट जो है लगाते हैं, तो इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं आएगा, या फिर सिस्टम का अगर हमें क्या है मास टोटल निकालना हो तो वहाँ पे हम। ओके जी, पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट अगर करेंगे तो म्यू क्या बनेगा, m1 की जगह पे m इंटू में इसकी जगह पे 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m, सेम कैंसिल, दैट इज 2m बाई। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला भी इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सिंपल क्या है, जैसे हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसी तरीके से फॉर्मूला क्या है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड मास बोला जाता है, इस म्यू को क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड। ओके, इस म्यू को क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड मास बोला जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर?
क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला जो है नोट करिए सभी। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 46 क्या कह रहा है, टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल हैं जो इनिशियली कहाँ पे हैं, रेस्ट पे हैं, ठीक है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। अपनी इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव। इफ देयर स्पीड आर v एंड 2v एट एनी इंस्टेंट देन द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द v। हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है। अब स्पीड निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सेंटर ऑफ मास की अगर स्पीड बतानी है ना, तो हम क्या करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ऐसे ही निकालते हैं स्पीड, हम ऐसे ही निकालते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालने के लिए ये अगर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये बताओ। दो पार्टिकल है मेरे पास, इनिशियली रेस्ट पे हैं दोनों के दोनों, और उसके बाद अपनी इंटरनल फोर्स लगने की वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अगर उनकी स्पीड v एंड 2 भी हो जाए किसी इंस्टेंट पे, तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो कितनी होगी, बताइए। हाँ जी, कितनी होगी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमें ये m1 m2 गिवन नहीं है, मतलब कि ये नहीं पता हमें कौन सा मास हैवी है कौन सा मास लाइटर है, यानी कि इक्वल है या अनइक्वल है, उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो क्या होगा, दो पार्टिकल थे स्टार्टिंग में थे रेस्ट पे, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी भी वी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऐसे मानेंगे, ये मास m1 है, ये इनिशियल वेलोसिटी 1 की और इनिशियल वेलोसिटी 2 की, ये भी 0 है ये भी 0, एंड आफ्टर इंटरेक्शन क्या होगी इन दोनों के बीच में, इंटरनल इंटरेक्शन होगी। मोमेंटम तब आता है जब अपने पास एक्सटर्नल हम फोर्स लगाते, अदरवाइज मोमेंटम रहेगा सेम। अब इसने क्या बोला है कि इंटरनल फोर्स वहां पे एक्ट कर रही है, इंटरनल फोर्स अगर एक्ट करेगी तो क्या होगा मेरे पास, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मोमेंटम आफ्टर, अगर हम बिफोर कोलिजन देखें या बिफोर अट्रैक्शन देखें, तो क्या होगा मेरे पास, इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम इक्वल, बिकॉज क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं, दैट्स वाई हमारे पास जो है टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम अगर देखें तो m1 v इनिशियल 1 प्लस m2 v इनिशियल 2, आफ्टर अट्रैक्शन वो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मर्ज हो जाएंगे, मर्ज अगर हो जाएंगे तो m1 m2 इंटू में क्या जाएगा, इंटू में v, ये क्या है पूरा का पूरा 0, 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में v, और ये v कौन सी है, पूरे मास की जो वेलोसिटी दैट इज टोटल, ठीक है ना, वो है ये वेलोसिटी, यानी कि आफ्टर मर्जिंग एट एनी इंस्टेंट बोला इसने, फाइनल नहीं बोला, फाइनली क्या होगा, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ मर्ज हो जाएंगे क्योंकि वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, बाद में तो एक ही मास बनेगा ना टोटल, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब कौन है, जीरो, दैट इज वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी किसकी है, टोटल सिस्टम की है, टोटल सिस्टम की वेलोसिटी। तो टोटल सिस्टम की अगर वेलोसिटी देखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पहले वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी, तो पहले दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो होगी, रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली जीरो होगी, एंड आफ्टर द अट्रैक्शन वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, दैट्स वाई अपना ऑप्शन जो है बी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई ये बात सभी को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और इसको सोल्व कर देंगे, बट ये हमें नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसने जो वेलोसिटी गिवन की है वो एट एनी इंस्टेंट गिवन, ठीक है, और उस इंस्टेंट पे हमें मासेस का भी कोई रिलेशन नहीं पता,
तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम लगाएंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और एक्ट ऑन सिस्टम, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47. Two particle A and B both initially rest, start moving towards each other under a mutual force of attraction. अभी सेम क्वेश्चन जा रहा है कुछ ऐसा ही। दो पार्टिकल है, स्टार्टिंग में क्या है, दोनों रेस्ट पे हैं, स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ मूव करना और अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड द स्पीड ऑफ b इज 2v, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये तो क्वेश्चन ही सेम हो गया, वहां पे उसने बस ए बी ही नहीं बोला था, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। Two particles which are initially at rest move towards each other under the force of attraction of internal force, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल इंटरेक्शन बोला था, वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन बोला, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना दोनों में। ओके तो ये कह रहा है कि कुछ इंस्टेंट के बाद अगर देखें तो एट एनी इंस्टेंट एक की स्पीड v है, दूसरे की 2v है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास की जो वो कितनी होगी। एंड जो 47th क्वेश्चन है इसमें भी सेम बोला गया है। 47, दो पार्टिकल है ए एंड बी, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है एंड आफ्टर दैट वो मूव करना स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। किसी इंस्टेंट पे ए की वेलोसिटी v हो जाती है और बी की वेलोसिटी 2v हो जाती है, तो स्पीड बताओ सेंटर क्या होगी, बता सकते हो? जस्ट अभी सॉल्व किया हमने, क्या होगी, 0। क्या होगी स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू 0। ओके क्लियर है सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48. Two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If the speed are at any instant, then the speed of center सारी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, ये भी सेम, ठीक है, बस यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वो रिमूव कर। ओके तो क्वेश्चन सेम है जी ये, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन दैट ऑफ प्री। तो डू इट योरसेल्फ। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, ऑप्शन, ठीक है, 0 ही आएगा। और वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मासेस किस पे है, रेस्ट पे है, एंड दैट्स वाई टोटल जो वेलोसिटी है सिस्टम की वो कितनी है, 0। सॉरी। एंड आफ्टर दैट जब वो अट्रैक्शन शो करेंगे एक दूसरे के साथ, उनके बाद भी उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0, वो भी किसके इक्वल आएगी, 0 के आएगी। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्र है ये उससे मतलब डिफरेंट आ गया है ना, अदरवाइज तो प्रैंक हो जाता। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, ये पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है, भी हम चिल्ला रहे हैं 3 दिन से सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, एक तो हम फोर्स लगाएं पूरे सिस्टम के ऊपर, देखिए हर एक पार्टिकल पे फोर्स लगाएं, या फिर सिर्फ हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएं, तो दोनों ही सेम काम होगा, ठीक है ना। एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस पूरे के पूरे सिस्टम का मास जो है माना जाता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे एक तरीके से कंज्यूम्ड है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्कस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक पैर की मतलब उंगली के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या है, सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करते हैं, या चेयर को वो इस तरीके से टिल्ट करके रखते हैं, वो भी कौन सा पॉइंट होता है, मास होता है। वो पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का, उस सिस्टम का सारा मास कंसंट्रेट होता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके तो क्या बताएंगे, विच इज अ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास? नो, ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ट्रायंगल है मेरे पास, तो ट्रायंगल में आप लोगों ने देखा होगा 2 सेंटर होते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड होता है, तो यहाँ पे मानते हैं हम इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। सिमिलरली सर्कल है मेरे पास, सर्कल का ज्योमेट्रिक सेंटर ये है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं होता है, जरूरी नहीं है ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है। फ्रॉम वेयर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज सेम, ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस तो हम सेंटर, सर्कल की डेफिनेशन नहीं है बी ऑप्शन, कि वो पॉइंट जहाँ पे सारे के डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ
ये भी डेफिनेशन गलत है। वेयर द whole मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, वेरी गुड। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास सिस्टम का क्या माना जाता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है ना, तो इसको, इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा अपने पास है, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बताइए भी, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है टेल, नहीं है किसी को प्रॉब्लम, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। ओके, एक क्रिकेट बैट है इज कट एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एज शोन। हमने क्या किया, क्रिकेट बैट को कट कर दिया इस तरीके से, यहाँ से कट कर, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया हमने। ठीक है जी, देन क्या होगा, टू पीसीज विल हैव द सेम मासेस। या यहाँ पे दोनों पीसीज का, अगर हम इस बैट को यहाँ से काटेंगे, क्या है देखो, यहाँ पे ये इस तरीके से बैट है, आगे ये उसका वो पकड़ने वाला हैंडल। ठीक है, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो ये कह रहा है कि दोनों पीसीज यहाँ पे कट करने के बाद जो बचेंगे ना, उनका दोनों का मास इक्वल, या फिर बॉटम पीस, पीस जो होगा यहाँ पे विल हैव लार्जर मास, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, या फिर हैंडर पीस विल हैव लार्जर मास, या फिर डायरेक्ट रेशियो ऑफ मास इज ऑफ पार्टिकल, इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। ये तो कभी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसका मास क्या होगा, लार्जर होगा एज कम्पेयर टू। ठीक है, इसका अगर बैट का मैं सेंटर ऑफ मास पूछूँ वो कहाँ पे लाई कर, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बैट इज, अगर हम इसका सपोज करें तो यहाँ पे लाई कर, यहाँ पे ये जो, ठीक है, जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास जो है मासेस को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे मेरे पास ये पेन है अभी, तो पेन यहाँ से अगर देखोगे यहाँ से मोटा है, यानी कि यहाँ मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो जरूरी नहीं है इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में होगा, दिस इज नॉट कंपल्सरी, हो सकता है बट हर केस में नहीं होता। ठीक है, तो जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ होगा, मास जहाँ पे ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, उसकी तरफ लाई इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक सेंटर और जो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो हैंडल पीसेस है, यानी कि हैंडल वाला जो पीस है वो क्या होगा, ज़्यादा मास का होगा एज कम्पेयर टू द लोअर पोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, 2 मास ऑफ अ, the center of mass of a system of two particles divide the distance between them। center of mass of system of two particles, दो पार्टिकल है मेरे पास, पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, क्या बोला गया है क्वेश्चन के, बताइए। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाई ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, देन द टू पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस, तो उन पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ना जहाँ पे वो रखे हुए उन दोनों का रेशियो किसके बराबर आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं M1R1, दो मासेस है हमारे पास, तो M2R2 एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये करते हैं हम। ठीक है, अब ये ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, दैट इज 0 0, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, दैट्स वाई ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0 एंड विच इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया, 2R2, इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो M1R1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2R2। हमें क्या बताना था, रेशियो बताना था, R1 रेशियो R2 बताना था अपने को। ये क्या आ जाएगा, माइनस का M2 बाय में M1, और यहाँ पे हम कभी भी क्या नहीं लेंगे,
माइनस में डिस्टेंस नहीं लेंगे, दैट्स वाई हमने किया इसका मोड। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो R1:R2 है दैट इज इक्वल टू M2/M, क्या आएगा M2/M1। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, इन इनवर्स रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल नहीं, इनवर्स तो ठीक है। इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मास स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा, ये भी गलत। इनवर्स रेशियो ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल या फिर इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ, डायरेक्ट रेशियो का मतलब क्या है M1/M2 आ जाए, R1/R2 हो, इधर M1/M2 आ जाए, पर हमारे पास क्या आ रहा है इनवर्स आ रहा है। R1 ऊपर है तो इस तरफ M2 है, R2 है, M1 है, तो ये क्या है इनवर्स रेशियो है किसका, मासेस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ऐड करोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज ऑन द जी ओरिजिन। ठीक है, एंड द वी यूज द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन बिकॉज तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज इक्वल 0 0, तो पोजीशन 0, दैट्स वाई वहाँ से एक कंडीशन बनी एंड वो कंडीशन को बोर्ड पे दिख रही है। ओके, समझ आया सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। uh, 53 क्वेश्चन। ए बाइसाइकिल द रेडियस ऑफ here rear wheel is twice as that of the wheel of a front। अच्छा, if RF and RI are the radius, F and V final are the speed of the toe point of the wheel, then what is the relation। यहाँ पे बोला गया है एक बाइसिकल है अपने पास जिसकी रेडियस, जो रेयर व्हील है उसकी रेडियस ट्वाइस है फ्रंट वाली, यानी कि आगे वाला छोटा है, रेडियस R है, और जो पीछे वाला टायर है वो बड़ा है, इसकी रेडियस 2R। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी अगर स्पीड दी गई है V फाइनल एंड देन कैसे इसको करेंगे। हाँ जी, bicycle twice as that of the speed of the front wheel if the RF and R are the radius। इसको R नहीं बोलेंगे हम, जो फ्रंट वाले की है, रेयर की है ये, और फ्रंट वाले की क्या है, ठीक है भाई, ये फ्रंट है, ये रेयर। रेयर की जो स्पीड जो रेडियस है वो ट्वाइस है किसकी, R फाइनल की। इफ इनकी वेलोसिटी कितनी है VF एंड VR, इसकी वेलोसिटी है VR और इसकी वेलोसिटी है V, इसकी वेलोसिटी VF है और इसकी VR है। ठीक है, रेयर वाली आर द स्पीड ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील, देन हमें बताना है कि इनकी स्पीड का रिलेशन क्या होगा। बेसिकली स्पीड का रिलेशन क्या होगा, अगर एक साइकिल चल रही है तो उसके अंदर सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस होती है, लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर वो चल रही है, और वहाँ पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, व्हील्स जो है रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की स्पीड यहाँ पे सारे अगर पैरामीटर्स को मिला के देखें तो दोनों की क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। एक बात बताओ, सिंपल सी है कि अगर हम मतलब साइकिल में बैठे हैं, एक टायर उसका किसी स्पीड से चल रहा है, एक टायर किसी स्पीड से चल रहा है, तो क्या वो बैलेंस तरीके से चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो है दोनों टायर की क्या होनी चाहिए, मस्ट बी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे वो हम एक क्लास और लेंगे इसकी, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट करेंगे एंड देन हमारा जो रोटेशनल मैकेनिक्स है, रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।